नमस्कार। आज की इस खास चर्चा में स्वागत है। आज हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं वो किसी महाकाव्य से कम नहीं है। हम डिकोड करेंगे एक पूरे उपमहाद्वीप की बनावट को, ग्लोबल बॉर्डर से लेकर जमीन के नीचे दबी करोड़ों साल पुरानी चट्टानों तक। भारत का भूगोल सच में हैरान करने वाला है। तो चलिए बिना वक्त गंवाए इस मैक्रो से माइक्रो तक के सफर पर निकलते हैं। जरा इन आंकड़ों पर गौर कीजिए। दुनिया भर की कुल जमीन का सिर्फ, और ध्यान दीजिएगा, सिर्फ 2.4% हिस्सा ही भारत के पास है, यानी लगभग 32.8 लाख स्क्वायर किलोमीटर। लेकिन, और यही सबसे बड़ा ट्विस्ट है, इस छोटे से हिस्से में पूरी दुनिया की 17.5% आबादी रहती है ना चौंका देने वाला विरोधाभास। एक तरफ इतनी कम जमीन और दूसरी तरफ इतनी विशाल जनसंख्या। यह सीधे तौर पर इस जमीन की असाधारण क्षमता और जनसांख्यिकीय घनत्व को दर्शाता है। आगे बढ़ने से पहले एक जल्दी से नजर डाल लेते हैं कि आज की चर्चा का रोड मैप क्या होगा। बिल्कुल एक आर्किटेक्ट की तरह बुनियाद की खुदाई करने से पहले हम प्रॉपर्टी लाइंस खींचेंगे, यानी मैप पर भारत को समझेंगे, फिर इसकी सीमाओं और पड़ोसियों पर बात करेंगे। उसके बाद जमीन की गहराई में जाकर जियोलॉजिकल फाउंडेशन को एक्सप्लोर करेंगे और आखिर में भारत के फिजिकल पिलर्स को देखेंगे। तो चलिए अपने पहले पड़ाव से शुरुआत करते हैं, मैप पर भारत की स्थिति। यहां हम इसके सटीक कोऑर्डिनेट्स और डायमेंशंस को डिकोड करेंगे। अगर भारत के नक्शे की ज्योमेट्री को ध्यान से देखा जाए तो एक बड़ी दिलचस्प बात समझ आती है। पूर्व में खिबिथु से पश्चिम में गुहारमोती तक की दूरी 2933 किलोमीटर है। वहीं उत्तर में इंदिराकोल से बिल्कुल दक्षिण में कन्याकुमारी या इंदिरा पॉइंट तक ये दूरी थोड़ी ज्यादा यानी 3214 किलोमीटर हो जाती है। अब टेक्निकल बात यह है कि लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड दोनों का विस्तार लगभग 30 डिग्री ही है, पर क्योंकि लॉन्गिट्यूड लाइंस पोल्स की तरफ आपस में करीब आने लगती हैं, इसलिए नॉर्थ साउथ की दूरी थोड़ी ज्यादा निकल आती है। और यही वजह है कि भारत का आकार मुख्य रूप से चतुष्कोणीय या क्वाड्रिलैंगुलर बन जाता है। अब इसी 30 डिग्री के अंतर का एक बड़ा ही आश्चर्यजनक असर होता है। असल में अरुणाचल प्रदेश में सूरज गुजरात के मुकाबले लगभग 2 घंटे पहले निकल आता है। पूरे 2 घंटे का अंतर। तो अब सवाल यह है कि पूरे देश में एक ही वक्त कैसे तय हो। इस पैराडॉक्स को सॉल्व करने के लिए 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड को हमारी स्टैंडर्ड मेरिडियन मान लिया गया है। ये लाइन देश के बिल्कुल बीचों बीच 5 राज्यों से होकर गुजरती है और पूरे देश के समय को एक साथ मिलाती है। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, यानी हमारी सीमाएं और पड़ोसी। यहां हम समुद्री तट रेखा की तुलना विशाल जमीनी सीमाओं के साथ करेंगे। 15,200 ये कोई छोटा नंबर नहीं है। ये किलोमीटर्स में हमारी विशाल जमीनी सीमा की कुल लंबाई है। अगर हम इसकी तुलना हमारी टोटल कोस्टलाइन से करें, जिसमें अंडमान और लक्षद्वीप जैसे आइलैंड्स भी शामिल हैं, तो वो करीब 7,516 किलोमीटर्स बैठती है। यानी बात बिल्कुल साफ है, हमारी जमीनी सीमा हमारी समुद्री तटरेखा से दुगनी से भी ज्यादा बड़ी है। चलिए अब पड़ोसियों के इस डेटा पर एक नजर डालते हैं। सबसे लंबी सीमा हमारी बांग्लादेश के साथ लगती है, जो करीब 4096 किलोमीटर्स की है और जिसे ऐतिहासिक रूप से रेड क्लिफ लाइन का हिस्सा माना जाता था। दूसरी तरफ सबसे छोटी सीमा अफगानिस्तान के साथ है, बस 106 किलोमीटर्स की, जिसे ड्यूरेंट लाइन कहते हैं। इसके अलावा चीन के साथ 3488 किलोमीटर लंबी मैकमोहन लाइन या एलएसी है और पाकिस्तान के साथ 3323 किलोमीटर की सीमा है। इसे सिलसिलेवार ढंग से समझने पर पूरी तस्वीर साफ हो जाती है। लेकिन सीमाएं सिर्फ जमीन पर थोड़ी ना खत्म हो जाती हैं। समुद्र में भी तो प्रॉपर्टी लाइंस होती हैं। इन्हें हम एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन या ईईजेड कहते हैं। यह समुद्री सीमा बेस लाइन से 200 नॉटिकल माइल्स दूर तक फैली होती है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि हिंद महासागर, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के इस हिस्से में समुद्री संसाधनों के इस्तेमाल, माइनिंग या रिसर्च का पूरा अधिकार देश के पास होता है। तो पॉलिटिकल बॉर्डर्स से आगे बढ़ते हुए अब हम अपनी इस चर्चा के तीसरे पड़ाव में उतरते हैं। यहां हम सतह के नीचे दबी उस गहरी जियोलॉजिकल फाउंडेशन या भूवैज्ञानिक आधारशिला को समझेंगे, जो इस राष्ट्र की असली नींव है। हमारी धरती के ठंडे होने से लेकर आज के मैदानी इलाकों तक का भूवैज्ञानिक सफर बेहद रोमांचक है। ये एक पूरी टाइमलाइन है। शुरुआत होती है प्री कैम्ब्रियन एरा से, जब आर्कियन और धारवाड़ चट्टानें बनी। उसके बाद प्रोटियोरजोइक में कुडप्पा और विंध्यन सेडिमेंट्री चट्टानें आईं। फिर कार्बोनिफेरस पीरियड में गोंडवाना का कोयला बना और क्रिटेशियस के आखिर में ज्वालामुखी फटने से दक्कन ट्रैप बना।
टर्शियरी युग आते आते विशाल हिमालय का उदय हुआ और सबसे आखिर में क्वाटरनरी पीरियड में उत्तर के नए मैदान बने, एकदम सीक्वेंस में। अब इस कहानी की सबसे पुरानी नींव से शुरुआत करते हैं, आर्कियन और धारवाड़ रॉक सिस्टम्स। ये तब की बात है जब हमारी आग की तरह खौलती हुई धरती ठंडी होना शुरू ही हुई थी। ये चट्टानें इतनी पुरानी हैं कि इनमें एक भी जीवाश्म यानी फॉसिल नहीं मिलता। पर इनका सबसे बड़ा कमाल क्या है? हमारे प्रायद्वीपीय पठार का लगभग 2/3 हिस्सा इन्हीं से बना है और यही चट्टानें लोहा, सोना और मैंगनीज जैसे बेशकीमती धात्विक खनिजों का सबसे बड़ा खजाना है। 98%। ये आंकड़ा किसी को भी हैरान कर सकता है। भारत का 98% कोयला सिर्फ और सिर्फ गोंडवाना रॉक सिस्टम में ही पाया जाता है। जरा सोचिए, करोड़ों साल पहले बनी पुरानी नदी घाटियों में जो पदार्थ जमा हुए थे, वो आज के दौर के पावर ग्रिड और हमारी ऊर्जा जरूरतों की सबसे अहम कड़ी बन चुके हैं। ये प्राचीन समय और आज के टेक्नोलॉजी का गजब का कनेक्शन है। चलिए थोड़ा आगे चलते हैं और देखते हैं दक्कन ट्रैप कैसे बना। क्रिटेशियस काल के अंत में भारी ज्वालामुखी विस्फोट हुए। पिघले हुए लावा के बहने से एक सीढ़ी-नुमा स्थलाकृति बन गई। लाखों सालों के अंतराल में यही कठोर बेसाल्ट चट्टानें टूटकर और घिसकर बेहद उपजाऊ काली मिट्टी में बदल गईं, जिसे रेगुर भी कहते हैं। और आज के समय में यही काली मिट्टी भारत में कपास की खेती के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। वैसे जियोलॉजी का हमारे इतिहास और वास्तुकला से एक बड़ा ही दिलचस्प रिश्ता है। विंध्यन सिस्टम को ही ले लीजिए। ये वो प्राचीन अवसादी आधारशिला है जिसने हमें मशहूर लाल बलुआ पत्थर दिया, जिससे दिल्ली का लाल किला और सांची का स्तूप बनाया गया। और बात यहीं खत्म नहीं होती। गोलकुंडा की खदानों के वो विश्व प्रसिद्ध हीरे भी इसी विंध्यन संरचना की ही देन हैं। अब हम इस चर्चा के आखिरी और चौथे हिस्से में प्रवेश कर रहे हैं, भारत के फिजिकल पिलर्स। यहाँ हम देखेंगे कि कैसे आज का मॉडर्न फिजिकल भूगोल उस विशाल और प्राचीन भूवैज्ञानिक नींव के ठीक ऊपर खड़ा है। सबसे पहली बात हिमालयी दीवार की। असल में ये सिर्फ पहाड़ों की एक श्रृंखला नहीं है, बल्कि हमारा एक प्राकृतिक सुरक्षा कवच है। ये सेंट्रल एशिया से आने वाली जमा देने वाली ध्रुवीय हवाओं को रोकता है और दूसरी तरफ यही हिमालय मानसून की हवाओं को बाहर जाने से रोककर खेती के लिए जरूरी बारिश करवाता है। टर्शियरी युग में बना ये पहाड़ पूरे साल बहने वाली नदियों का निरंतर स्रोत है। और ध्यान देने वाली बात यह है कि इसके गर्भ में कई अछूते खनिज भी छुपे हैं, जैसे कारगिल के इलाके में पाया जाने वाला बेहतरीन एंथ्रेसाइट कोयला। हिमालय बनने के बाद नंबर आता है उत्तरी मैदानों का। इनके निर्माण का प्रोसेस बड़े कमाल का है। पहले स्टेप में एक प्राचीन समुंदर, जिसे टेथिस सागर कहते थे, वो धीरे धीरे सिकुड़ने लगता है। दूसरे स्टेप में हिमालय और प्रायद्वीपीय नदियों से भारी मात्रा में गाद और मिट्टी बहकर आती है। और तीसरे स्टेप में इन्हीं चीज़ों के लगातार जमा होने से बेहद उपजाऊ खादर और बांगर जलोढ़ मैदान बन जाते हैं। यही मैदान देश की कृषि का असली आधार हैं। इन बड़े मैदानों से अलग कश्मीर घाटी का एक बड़ा ही यूनिक उदाहरण देखिए। यहाँ एक खास तरह की मिट्टी मिलती है, जिसे करेवा मिट्टी कहते हैं। ये असल में क्वाटरनरी पीरियड के पुराने झीलों का जमाव है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि इसके बिना प्रीमियम क्वालिटी का केसर, बादाम और अखरोट उगाना लगभग नामुमकिन है। यह बिल्कुल साफ दिखाता है कि कैसे जमीन की एक छोटी सी जियोलॉजिकल खासियत पूरी लोकल इकोनॉमी को आकार दे सकती है। तो आखिर में एक बहुत ही गहरा सवाल उठता है। जैसा कि देखा जा सकता है कि भारत इन प्राचीन भूवैज्ञानिक नींवों पर अपनी आगे की दास्तान लिख रहा है, तो 21वीं सदी में ये विशाल स्थानिक विविधता इस देश के आर्थिक और भू राजनीतिक भविष्य को किस तरह तय करेगी। मैप पर खींची गई सीमाओं से लेकर अरबों साल पुरानी चट्टानों तक का ये सफर इस बड़े सवाल का जवाब ढूंढने में यकीनन एक अहम कड़ी साबित होगा। आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही।